नमस्कार। तो हम जानते हैं कि हर कोई लाइफ जी रहा है, मतलब मैं भी जी रहा हूँ, आप भी जी रहे हैं, एवरीबडी इज़ लिविंग लाइफ, सब जी रहे हैं। और लाइफ को जीने के पर्सपेक्टिव सभी के अलग अलग हैं और इन्हीं पर्सपेक्टिव को शायद एक इंसान शुरू से लेकर आखिरी तक कोशिश करता है कि मैं आखिर जी क्यों रहा हूँ। कोई कहते हैं खाने के लिए जी रहा है, कोई मज़े करने के लिए जी रहा है, और कुछ होते हैं जो किसी पर्पस को फाइंड करके अपनी लाइफ को उस पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए अपनी पूरी लाइफ को लगा देते हैं। तो चलिए आज हम एक ऐसे इंसान से मिलेंगे, हम कुछ डिस्कशंस करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम काफ़ी गहराई तक डीप थॉट प्रोसेस को डिस्कस कर पाएँ। ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि एक पर्पसफुल लाइफ जो है, पर्पस आइडेंटिफाई कैसे हुआ और उस पर्पस के लिए किस तरीके से एफर्ट डाले गए और बेसिकली उस पर्पस में फुलफिलमेंट कैसे मिली, पर्पस में फुलफिलमेंट नहीं मिली तो क्या हुआ, कैसे जर्नी को एंजॉय करते हैं या चैलेंजेस को फेस करते हैं। कुछ इन चीज़ों के ऊपर हम बातें करेंगे एंड आई बिलीव जितनी चीज़ें मैंने कही हैं इससे कई ज़्यादा चीज़ें डिस्कशंस में खुल के सामने आएंगी, ओपन होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम हमारे सामने जो शख्सियत बैठे हैं ये हैं विनीत जैन जी, और बहुत ही संक्षिप्त रूप में मैं इनको जानता हूँ, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि सारे डिस्कशंस हम इसी लाइव वीडियो पॉडकास्ट में करें, इसी में हम सारी चीज़ें हम करेंगे। तो मैं पहले बचपन से ही शुरू करूँगा। अभी एट प्रेजेंट जो है वो हम थोड़ी देर बाद समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। तो शुरुआत हम करते हैं एक चाइल्डहुड से, क्योंकि बचपन की वो जो एक पीरियड होता है बहुत ही यंग एज होती है, मासूम सा एक माइंडसेट होता है जहाँ पे सारी चीज़ें शेप अप हो रही होती हैं। तो मैं वहीं से शुरुआत करना चाहूँगा कि आपका बचपन कैसा था, बचपन यानी कि बहुत छोटी की जो बचपन की यादें हैं, और फिर वहाँ से आते आते मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि कैसा बचपन था और उनका क्या इन्फ्लुएंस आज आपको अपनी लाइफ में देखने को मिल रहा है। नमस्कार। देखिए, बचपन सभी की ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन पल होता है जहाँ से हमारी फाउंडेशन बिल्ड होती है। सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं और उनकी ट्रांसफरेबल जॉब थी, और ट्रांसफरेबल जॉब होने के कारण हमें अलग अलग शहरों में और गांवों में रहना पड़ता था। तो हमारे जो ड्यूरेशन होता था वो ऐसा होता था कि किसी जगह हम 1 साल रह रहे हैं, किसी जगह हम 2 साल रह रहे हैं। तो जो सबसे बड़ी चीज़ थी जो मेरी लाइफ में सबसे बड़ा फैक्टर प्ले किया है मेरी मदर का, तो हमें अपना बेस्ट फ्रेंड बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी कभी भी। मेरी जो मदर है वो हमेशा हमारे लिए बेस्ट फ्रेंड का काम करती थी, और जो भी संस्कार दिए उन्होंने बचपन में हमारे अंदर इम्बाइब किए थे। तो वो जिस तरह की ज़िंदगी जीती थी, जिस तरह का उनका लोगों के प्रति व्यवहार होता था, उसी चीज़ों से हमने एक एक चीज़ हमने फाउंडेशन अपनी बिल्ड करना शुरू किया। उन्होंने हमारे सामने हर तरीके से इस तरीके से चीज़ों को रखा। उन्होंने हमें कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि अरे हम बहुत छोटी जगहों में पढ़े। उन्होंने हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि हम इतने रिमोट एरियाज़ में रहते थे जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। मैं और मेरा बड़ा भाई और मम्मी, हम तीनों एक तरह की ट्रायो की तरह रहते थे। तो हमें कभी ये महसूस नहीं होने दिया गया कि ओके अच्छा आप तो छोटे स्कूल में पढ़ रहे हो, या फिर मेरे जो और कज़न्स होते थे जो शहरी इलाकों में रहते थे वो अलग तरह के स्कूल में पढ़ते थे। उनका हमारे साथ इतना साथ रहता था कि हम स्कूल से वापस आते थे, वो हमारे साथ ना सिर्फ गेम्स खेलती थी बट हमें पढ़ाती भी थी, और इस तरीके से चीज़ें सिखाती थी कि उनका हमेशा फोकस ऐसा रहता था कि हमारी फाउंडेशन बिल्ड हो। तो लर्निंग की तरफ इंटरेस्ट उन्होंने हमारा क्रिएट किया। साथ ही साथ उन्होंने हमें हमेशा ये भी सिखाया कि जिम्मेदारियां भी अपनी निभानी आनी चाहिए। तो जब बहुत छोटे थे उसी समय से उन्होंने हमें बताया कि कैसे अपनी जिम्मेदारी भी खुद उठानी चाहिए। वो हमेशा हमारे लिए मौजूद रहती थी, बट साथ में हमें चीज़ें सिखाती थी जिसके कारण हमें फ्यूचर में कभी किसी चीज़ या किसी परिस्थिति में हम अपने आप को संभाल सकें। किसी भी तरह की परिस्थिति हो, बस उसमें हमें अपने आप को संभालना आना चाहिए। तो वो फाउंडेशन हम लोगों का बचपन, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस थी उनको भी उन्होंने हमारे सामने बहुत सहजता से रखा। लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे, हम गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते थे जहाँ का वातावरण बहुत अलग तरीके का होता था, लेकिन उनके संस्कार ऐसे थे कि उस वातावरण ने हम पर कभी कोई इम्पैक्ट आने नहीं दिया। हमारे आसपास जब हम बच्चों को देखते थे तो वो कभी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते थे। हमें शुरू से ये बात पता थी कि उन अब्यूजिव लैंग्वेज का मीनिंग हमें समझाया गया था,
उसके बाद कभी हमारे दिल से वो चीज़ चाहत ही नहीं आई कि उन अब्यूजिव शब्दों का प्रयोग हम हमारी ज़िंदगी में करें, और वो सिद्धांत आज तक मैं अपनी ज़िंदगी में फॉलो करता आ रहा हूँ। उसके बाद जैसे जैसे हम 10th 12th आगे पढ़ते गए, ज़िंदगी आगे बढ़ती गई, बट हमेशा क्यूरोसिटी हमेशा जनरेट हुई। उसके बाद एज़ यूजुअल साइंस मैथ्स हम लोगों को, क्योंकि 10th और 12th में डिसेंट परसेंटेज आए थे, तो साइंस मैथ्स लिया क्योंकि इंटरेस्ट था, जानने की चाहत थी, चीज़ें कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, एक जानने की चाहत थी। तो वहीं से हमारी जर्नी शुरू हुई। इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद में फिर एक कॉलेज की जर्नी शुरू हुई। वहाँ मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आया था। स्टेज पर जब हम स्कूल का समय था तो हम हमेशा स्कूल में टॉपर रहते थे। या तो जो स्कूल टॉपर में मेरा और मेरे ब्रदर का कंपटीशन होता था, या तो वो नंबर 1 रैंक पे रहते थे या मैं नंबर 1 रैंक पे रहता था। क्लास में कंपटीशन नहीं होता था। बट जब कॉलेज में आए तो एक जर्नी बिल्कुल डिफरेंट थी। वहाँ पर हमारे लिए बहुत डिफरेंट चैलेंजेस थे, क्योंकि एक प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ की जर्नी बिल्कुल अलग होती थी। प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद जो सबसे पहली चीज़ मैंने देखी थी, वहाँ ये देखा कि यार इंग्लिश बोलना आना चाहिए। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में आते हैं, 12th तक मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा था, गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ में रहा हूँ। तो एक चैलेंज था कि उस माहौल में अपने आप को ढाल पाना, तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। तो एक हमारे कॉलेज में एक डिबेट कंपटीशन हो रहा था। डिबेट कंपटीशन में मैंने नाम लिखवाया बड़ी हिम्मत करके, और वो इंग्लिश में था। तो एज एनी किड हम अच्छा खासा कंटेंट रट के गए। रट के जाने के बाद में वहाँ जाके वॉमिट करना शुरू कर दिया कंटेंट। सिचुएशन ऐसी थी कि स्टेज पर थे हम लोग और बाहर सामने शायद 300-400 स्टूडेंट्स होंगे, और हमारी आँख चली गई कि 2 बच्चे जो कि हंस रहे थे। अच्छा। और जैसे ही वो दोनों बच्चे हंसे तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मुझ पे हंस रहे हैं, शायद मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। एंड वो एक लाइफ का ऐसा स्टेज था जब मैं ब्लैंक हो गया, और उसके बाद एक तरीके से कैसेट रीस्टार्ट हो गई थी। जैसे हमने रटा हुआ था, वापस आपने बोलना शुरू कर दिया। इतने स्प्लिट सेकंड मुझे रियलाइज़ हुआ, ओके ये तो मैं बोल चुका हूँ। और उसके बाद में आई जस्ट सेड 3 words, आई एम सॉरी, एंड देन मैं स्टेज से बाहर उतरा विद कपल ऑफ टीयर्स इन माई आईज। ये ऐसा पल था जहाँ पर इतने बच्चों के सामने पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म पे मैं अपने आप को नहीं संभाल सका था। उसके बाद में एक जर्नी शुरू हुई थी जहाँ पर मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि ऐसी क्या चीज़ है जो कि मुझे रोक पाएगी। उसके बाद से मैंने अपने आप को झोंका कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग को अपना स्किल सेट में कन्वर्ट करना है। तो वो जो आगे के 3 साल थे कॉलेज में, वो हम लोगों ने कंटिन्यूस अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करने में लगाया। उसके साथ चाहे वो टेक्निकल एस्पेक्ट हो, चाहे वो इंजीनियरिंग बेस्ड एस्पेक्ट्स हो, या फिर रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग के एस्पेक्ट्स हो। तो ये एक बेसिक जैसे किसी भी एक स्टूडेंट का करियर चलता है वैसा चलता है। जब मैं 18 साल का हुआ तब एक सडनली आउट ऑफ नोवेयर मेरे मन में एक क्वेश्चन राइज हुआ कि यार तो आप पढ़ते हो, आपकी कहीं ना कहीं आपकी नज़र में आता है कि यार दुनिया में 84 लाख योनियाँ होती हैं। ओके 84 लाख योनियों में से गुजर के इंसानी जन्म मिलता है, और ये हमारे लिटरेचर्स में लिखा हुआ है, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। मैं अपने आप से ये सवाल पूछने लगा कि मैं कुछ भी हो सकता था। आई कुड हैव बीन अ स्पाइडर, इवन अमीबा, हाइड्रा, जो हम दिखते भी नहीं हैं। बट अगर मुझे इंसानी जन्म मिला है तो इसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी अपनी ज़िंदगी का कारण ढूंढने की। जब आप अपनी ज़िंदगी का कारण ढूंढते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक मौका मिलता है खुद के अंदर झांकने का। और जब अंदर झांकने की शुरुआत करी तो मैं अपने अंदर ये चीज़ें देखने लगा कि मुझ में ऐसा क्या है जो लोगों के लिए कुछ काम आ सकता है। तो सबसे पहले जब मैंने अपने आप को जानने की कोशिश करी तो मुझे लगा कि मैं शायद लोगों को स्माइल कराता हूँ। तो जब मेरी बिगिनिंग थी लाइफ की, वो उस तरीके से शुरू हुई कि मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं लोगों में मुस्कुराहट बिखेर दूँ। मैं अपने कुछ छोटे छोटे टास्क के थ्रू लोगों में मुस्कुराहट बिखेर दूँ। तो जब आपने वो काम करना शुरू किया तो बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता था कि आप लोगों को एक मुस्कुराहट दे पा रहे हो। धीरे धीरे जब जर्नी आगे बढ़ने लगी
तो फिर मुझे लगा क्या ये मुस्कुराहट टेम्परेरी है या परमानेंट है। वहाँ से ये समझ में आया यार ये तो एक टेम्परेरी खुशी दी है मैंने इनको। आज की डेट में प्लास्टिक स्माइल का युग चल रहा है, तो लोगों की जेन्युइन स्माइल्स भी देखने को बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। तो मुझे लगता था कि नहीं यार ये काम बहुत अच्छा है, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ होने लगा कि यार ये चीज़ शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट लिविंग है, क्या हम कुछ और बड़ा कर सकते हैं। इंजीनियरिंग जैसे जैसे कंप्लीट होने लगा, जैसे कैंपस प्लेसमेंट आए, उसी के साथ मैंने भी कैंपस प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट किया। दैट वाज अ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। आई पार्टिसिपेटेड इन 17 कंपनीज बिफोर फैचिंग द फर्स्ट वन। और वो जर्नी ऐसी थी कि जहाँ पर मैंने ये एक्सपीरियंस तक किया था कि बहुत सारी कंपनीज जहाँ फाइनल राउंड तक आप पहुँचे हो, 48 घंटे 72 घंटे आप प्रोसेस में बैठे हो, उसके बाद फाइनल राउंड के इंटरव्यूज आपके नहीं होते थे, बिकॉज यू वर कमिंग फ्रॉम अ ब्रांच जिसके लोगों को वो लेना नहीं चाहते थे। और ये चीज़ हमें फाइनल इंटरव्यू में जाने के बाद पता पड़ती थी कि दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस ब्रांच। तो वो एक एक्सपीरियंस ऐसा था जिसने डिसहार्टन किया था, लेकिन उसके बाद बस ये था कि हिम्मत नहीं हारनी थी, क्योंकि मुझे ये विश्वास था कि कुछ ना कुछ बहुत अच्छा लिखा है। वहाँ से मेरा जब प्लेसमेंट हुआ था, तो जब मैंने अपना कॉलेज एंड किया था, तो उस समय पे उस कॉलेज से जो हाईएस्ट प्लेसमेंट था वो मेरे हाथ में आया था। एंड आई स्टार्टेड ऑफ माई करियर इन VLSI डिज़ाइन विद अ जापानीज फर्म। वो जो जर्नी थी वहाँ से शुरुआत हुई। वहाँ से शुरुआत होने के बाद अपने आप को और जानना शुरू किया। पहली कंपनी के बाद में जब मैं दूसरी कंपनी में गया तो मैं बैंगलोर गया था। बैंगलोर में भगवान की कृपा थी कि मुझे सोशल सेक्टर में काम करने का मौका मिला अलॉन्ग विद माई प्रोफेशनल जर्नी। वहाँ मेरे को एक मौका मिला एक NGO के साथ जुड़ने का, जो वैल्यू डेवलपमेंट में काम करता था, जो कुछ वे ऑफ लिविंग के प्रिंसिपल्स को स्प्रेड करते थे। उसका साउथ इंडिया डिवीज़न मैंने हेड किया, और उसके साथ हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लिए हाथ में। वो प्रोजेक्ट्स, उनमें कुछ प्रोजेक्ट ऐसे थे जहाँ पर हम किसी पेशेंट्स को ऑन टाइम ब्लड अरेंज कर रहे हैं, या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए हम लोग फंड्स कलेक्ट कर देते हैं और राइट सोर्सेज तक पहुँचा देते हैं। तो वैसी एक जर्नी थी जहाँ पर आई ट्रैवल टू मुंबई। आई मेट फ्यू किड्स इन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। वही वो समय था जहाँ पर मुझे मेरे जीवन साथी का भी साथ मिला था। तो हम दोनों ने मिलकर कुछ एक प्रोजेक्ट लिया जिसमें हम एक बच्ची को सेव करने की कोशिश कर रहे थे जिसे ल्यूकेमिया था। तो हम लोगों ने बॉम्बे में और बैंगलोर में यंगस्टर्स की हेल्प से फंड्स अरेंज किए, वॉलंटियर्स अरेंज किए, जिससे कि उस बच्ची को समय पे ब्लड अरेंज हो सके। वो बच्ची वहाँ से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर गई। उसके बाद में आफ्टर 9 months शी पास्ड अवे फ्रॉम जॉइंडिस। दैट वाज अ हार्ट ब्रेकिंग थिंग फॉर मी। फिर उसके बाद में हमें मौका पड़ा कि हम और प्रोजेक्ट्स भी लेते थे। तो हम बैंगलोर में रहते थे, तो बैंगलोर में कुछ एक एरिया कहते हैं जिसको MG रोड करके एक एरिया है। वहाँ से एक रोड निकलती है ब्रिगेड रोड। जनरली काफ़ी लोग वहाँ पर पाए जाते हैं। तो हम देखते थे वहाँ पर 8-9 छोटे छोटे बच्चे हैं जो फ्लावर्स बेचते थे। और वो 8-9 बच्चे जब फ्लावर्स बेचते थे तब हमें नज़र आता था कि ये बच्चे इतने क्यूट हैं और ये काम क्यों कर रहे हैं। तो हम जब उनसे बात करी तो वो हमें बोलते थे कि हमें स्कूल की फ़ीस पे करनी होती है, इसलिए हम ये बेचते हैं। सो पहली बार की जर्नी ऐसी थी कि जब मैंने उनसे सारे फ्लावर्स खरीद लिए। एंड आई सेड नाउ यू कैन गो एंड प्ले एट योर होम। और उसके बाद में अगले हफ्ते मैं वापस गया, वापस मैंने फ्लावर्स खरीद लिए। तो मुझे ये लगा कि रादर देन बाइंग फ्लावर्स, क्या हम उनको और किसी वे में असिस्ट कर सकते हैं। तो वी अलॉन्ग विद फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स हम लोग गए उनके पेरेंट्स से मिलने के लिए, और उन्होंने बोला हाँ बच्चे अपनी फ़ीस के लिए करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला अगर हम उनकी फ़ीस का अरेंजमेंट कर दें तो क्या ये बच्चे अपना फोकस उस पर कर पाएंगे। मेरे मन में एक ही डर था, क्योंकि वो एरिया ऐसा था जहाँ पर लोग अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में रहते हैं और छोटे बच्चे हैं, उनकी सेफ्टी हमेशा रिस्क पर होती है। तो हम लोग जब वहाँ गए तो उन्होंने बोला ठीक है आप ऐसा कर दीजिए। तो हमने उनकी फ़ीस अरेंज करी। उसके बाद 2 महीने हम वहाँ नहीं गए। 2 मंथ के बाद जब मैं वहाँ गया तो उन बच्चों को मैंने देखा फ्लावर्स बेचते हुए। तो उन्होंने जैसे ही मुझसे नज़रें मिलाई वैसे ही वो भागने लग गए।
एंड आई वॉज सरप्राइज। मैं गया, उनके पेरेंट्स से मिला, तो उनके पेरेंट्स ने मुझे 2 टूक बात बोली कि बोले आप बीच में मत पड़िए, फ्लैट्स तो इनको बेचने पड़ेंगे। दैट वॉज ऑल्सो डिसहार्टनिंग फॉर मी। उसी तरीके से हर वीकेंड जहाँ पर मैं देखता था हमारे फ्रेंड्स वगैरह कोशिश करते थे कि वो लोग घूमने फिरने जाए, मुझे ऐसा लगता था कि चलिए लाइफ का मीनिंगफुल इस्तेमाल करते हैं। 5 दिन प्रोफेशनल लाइफ होती है, छठे और 7वें दिन लेट्स फोकस ऑन डूइंग समथिंग गुड फॉर सोसाइटी। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का एक कोर्स ज्वाइन किया, जिसके थ्रू बहुत सारे NGOs के कॉन्टैक्ट में आए। वहाँ पर हम वॉलंटियरिंग का काम करते थे, अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स लेते थे, बट हर प्रोजेक्ट में फाइनेंशियल नीड्स के बेस पे हम लोग काम कर रहे थे। तो मुझे लगता था कि यार बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम क्या कर सकते हैं। और जो मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, चाहे वो किसी बच्ची का एजुकेशन स्पॉन्सर करने का था, चाहे वो किसी बच्चे को ट्रीट कराने का था, या फिर इन बच्चों को जो सड़क पे फ्लैट्स बेचते हैं उनको स्कूल की तरफ इंक्लाइन करने का था, या फिर इवन डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन जो होते हैं उनके लिए काम करने का था। आप फाइनेंशियली बहुत कुछ चेंज नहीं कर पा रहे थे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ और करने की नीड है। एंड देन आई टुक अप अ प्रोजेक्ट ऑन वैल्यू डेवलपमेंट इन यूथ। और ये सब थे मेरे बिगिनिंग 23 ईयर्स ऑफ माई लाइफ। अच्छा, 30 साल तक आप इतना कुछ कर चुके थे? उस समय तक जो किया था वहाँ पर रिजल्ट्स वो सिर्फ मुझे जगाने के लिए था, या मुझे अपने आप को पहचानने के लिए था कि मुझे कुछ और अलग करना है। बट यू गॉट एंगेज्ड, मतलब आप I got engaged. इन एक्टिविटीज़ में? आई गॉट एंगेज्ड। मेरी ज़िंदगी में आई थिंक जब मैं 18 साल का था तब मेरे पास एक काउंसलिंग का केस आया था, जिसमें एक बच्ची ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी। शी वॉज डिप्रेस, और वो मेरे पास सिर्फ पढ़ने के लिए आती थी। अच्छा, ओके। उसके पेरेंट्स लाए थे मेरे पास में, तो आई स्टार्टेड टीचिंग हर केमिस्ट्री। बट मोर देन एजुकेशन, मुझे ऐसा लगा कि उसे ऐसे इंसान की ज़रूरत है जहाँ पर वो अपने दिल की बात बोल सके और अपने उस घुटन से बाहर निकल सके। वहाँ मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई थी कि शायद मैं लोगों के साथ काम अच्छे से कर सकता हूँ। सो वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई, और फिर बाय द टाइम आई रीच 23 ये सारे प्रोजेक्ट्स मैंने अपनी ज़िंदगी में करके देखे थे।